नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसा आप जानते हैं, हमने पिछली कंपनी का जो एनालिसिस किया था उसका नाम था एस्टेक लाइफ साइंसेस और हमने देखा कि उनका एस्पिरेशन था पीआई इंडस्ट्रीज जैसा बनना। और आप ये भी जानते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 से 12 सालों में 400 गुना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 2009 के अराउंड अगर आप देखेंगे 8-10 रुपए पे ट्रेड किया करती थी कंपनी, अभी 3000 के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए है। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी में और ऐसा क्या कर रही है कंपनी की जो इतना अच्छा वेल्थ कंपाउंडर बन के उभरी है। ये इसकी शुरुआत थोड़ा इसकी हिस्ट्री से करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी क्या करती थी शुरू। तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड तो 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब ये मेवाड़ ऑयल एंड मिल्स कंपनी के नाम से जाना जाती थी। और आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो ऑयल से कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी का। तो इन्होंने इस दौरान क्या किया और क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाए उसके बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी काफी नए बिजनेसेस इसने ट्राई किए। इन्होंने एग्रोकेमिकल में एंट्री किया, इन्होंने पॉलीमर बिजनेस में एंट्री किया, इन्होंने एनर्जी मीटर बिजनेस में एंट्री किया और इसके अलावा इन्होंने अगर आगे देखेंगे तो कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री किया। पर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ कि ये सारे बिजनेसेस पे ये फोकस नहीं करना चाहते, तो उन्होंने पॉलीमर बिजनेस और बाकी बिजनेसों से एग्जिट कर दिया। आगे कंपनी ने बस फोकस किया कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग में और एग्रोकेमिकल में। इसमें भी जब इनमें नए जनरेशन फैमिली मेंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, मयंक सिंघल जिनके बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे आगे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कंपनी में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे एक्सपोर्ट में। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इनका जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। इसमें भी इन्होंने, क्योंकि इंडिया ट्रिप्स का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था, ट्रिप्स का पार्ट बन चुका था जिसमें हम आईपी प्रोटेक्शन के लिए कैपेबल हो गए थे, तो उसका भी इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। तो जो ग्लोबल इनोवेटिव कंपनीज है उनके लिए जो उनकी आईपी ब्लेड मॉलिक्यूल्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया। तो जो आईपी प्रोटेक्शन लॉज के लिए जब इंडिया एलिजिबल हो गया तो इस कंपनी ने उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस। तो ओवरऑल अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, तो इनका फोकस रहा है कि जो बिजनेसेस इन्हें लगता नहीं है कि ये इनका फ्यूचर है और काफी हाई मार्जिन या अच्छे बिजनेसेस है, ये उससे निकलते गए। और कंपनी का हमेशा से फोकस रहा है कि कैसे कैसे हम आईपी की तरफ बढ़े, ग्लोबली इनोवेटर कंपनी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, ट्रस्ट स्टैब्लिश करें और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करें और अपने लिए एक अलग नीश एरिया स्टैब्लिश करें। वो इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। आज के टाइम ये कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कंपनी बहुत ही अलग है बाकी एग्रोकेमिकल कंपनीज से इंडिया में, और उसकी क्या वजह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मयंक सिंघल जो कि फैमिली ओन कंपनी थी, ये उसी फैमिली से है, तो ये वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब ये सीईओ नहीं है, कंपनी अब ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, पर इसमें कभी कंपनी का में इनका इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छे तरीके से है। इन्होंने अगर आप देखेंगे दोस्तों 1996 में कंपनी ज्वाइन किया था और इनका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने एमबीए किया था और इंजीनियरिंग किया था यूके से। 2004 में ये कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया और यही थे जिन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस में। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काफी अच्छा कर चुकी है। आपको जरूर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ये कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एग्रोकेमिकल क्या है, उसमें क्या करते हैं, उसके बारे में हम जरूर आगे डिटेल में बात करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा भी। थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में बस आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, जिन्होंने काफी अच्छी चीजों पे फोकस किया जहां से ये खुद के लिए बिजनेस बढ़ा सके, खुद के लिए जो प्रॉफिट्स बढ़ा सके और इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न दे सके। तो थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में समझना इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है। अभी इस कंपनी के सीईओ के बारे में देखेंगे तो दोस्तों रमन रामचंद्रन इस कंपनी के सीईओ हैं। इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो ये बीएएसएफ से आते हैं। बीएएसएफ अगर आप देखेंगे, बीएएसएफ एक ग्लोबल इनोवेटर कंपनीज है, एग्रोकेमिकल स्पेस में भी और फार्मा स्पेस में भी अगर आप जानते हैं काफी बड़ा प्लेयर है बीएएसएफ। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो बीएएसएफ इंडिया के हेड रह चुके हैं। उन्होंने एशिया में अगर आप देखेंगे जो लीगल एंटिटी थी उनकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए उसके हेड रह चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे पास इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक ग्लोबल इनोवेटर कंपनी से ही आए हुए हैं, जिससे इस कंपनी का काफी ज्यादा रिश्ता रहा है। और इनका पूरा बैकग्राउंड भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 20 ईयर्स का इनका जो बैकग्राउंड है वो ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज के साथ ही रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट में और भी लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इनका मैनेजमेंट देखा, मैनेजमेंट काफी बेहतरीन लगा मुझे। टॉप नॉच मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनीज में, वो बहुत अच्छा है। और इसकी वजह से अगर आप जानते हैं तो कंपनीज को काफी अच्छा प्रीमियम मिलता है जो हमें एवैल्यूएशन में देखने मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कंपनी अभी क्या करती है। तो कंपनी मेजरली दोस्तों एग्रोकेमिकल कंपनी है। एग्रोकेमिकल्स में क्या बनाती है दोस्तों, ये जो क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करे, जैसे आपकी राइस हुआ, व्हीट हुआ, उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स, उसमें इंसेक्ट्स ना लगे उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाना जो कि स्प्रे करे जिससे वो इंसेक्ट्स मर जाए या उस पर नहीं लगे, उसके लिए फंगिसाइड्स बनाना बेसिकली और हर्बिसाइड्स बनाना। ये अलग अलग टाइप
के जो केमिकल्स है ये कंपनीज बनाती है। तो ये खुद के लिए भी बनाती हैं, ये ग्लोबल इनोवेटर्स के लिए भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब दोस्तों ये केमिकल्स ही है बेसिकली, पर ये स्पेशलिटी केमिकल्स है जिनकी मार्जिन्स बेटर होते हैं, ये जेनरिक केमिकल्स नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये R&D सर्विसेज ऑफर करती है, कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करती है, जिसमें ये ग्लोबल इनोवेटर्स को उनकी जो रिसर्च की हुई चीज़ है उसके डेवलपमेंट, उसकी स्केल अप और उसकी सेफ्टी डेटा जनरेशन और लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी का इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है काफ़ी बेहतरीन है। तो ये इंडिया में ग्लोबल इनोवेटर्स को हेल्प करते हैं और खुद भी दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं, खुद के प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, जिसका ये इवैल्यूएशन, ट्रायल, रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम इंडिया में करते हैं, बाहर नहीं करते। बाकी कंपनीज के लिए ये जो बाहर के देश के लिए है उनके लिए बस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पर इंडिया में ये आप क्या मैन्युफैक्चरिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब कुछ कर सकते हैं। और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इनका जो बिजनेस है दोस्तों ये पूरी तरह से जो बिल्ड हुआ है, इनका पूरा बिजनेस आप देखेंगे आप कैसा रहा है इनका बिजनेस, तो ये पूरा ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ पार्टनरशिप में ही बिल्ड हुआ है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनका जो 90% रेवेन्यू देखेंगे कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल से आ रहा है। ये पेटेंट्स इनका खुद का नहीं है, ये इनके जो ग्लोबल इनोवेटर्स है उनके मॉलिक्यूल्स हैं जो पेटेंट है, जिन्हें उन्हें इनके क्लाइंट्स को पेटेंट मिला है और उस मॉलिक्यूल को ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल इनोवेटर के पार्टनर हुए, वो इनोवेशन करके नए नए मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं और ये उन मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पेटेंटेड प्रोडक्ट से इस कंपनी का 90% रेवेन्यू आ रहा है। ये एक डिफरेंशिएशन है इसका कोई भी नॉर्मल एग्रोकेमिकल कंपनी से जो आप इंडिया या ग्लोबली देखेंगे। दूसरा जो इनका डोमेस्टिक है, इनका मेजर बिजनेस दो ही है दोस्तों, एक डोमेस्टिक जहाँ ये मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सब कर रहे हैं, और दूसरा है कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लोबल इनोवेटर्स के लिए कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों 60% इनका जो रेवेन्यू है वो इन लाइसेंसिंग मॉलिक्यूल से आ रहा है। ये इन लाइसेंसिंग मॉलिक्यूल्स क्या है, जो ये ग्लोबल इनोवेटर्स मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं उनका लाइसेंस ये एक्वायर करते हैं इंडिया के लिए, कि आपका जो मॉलिक्यूल है इंडिया में मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। IP आपका ही रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, और उसके लिए ये कुछ पैसे उन्हें देंगे। तो वो लाइसेंस इंडिया के लिए ये एक्वायर करके यहाँ पे इंडिया में सेल करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंडिया में जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सारा पेटेंटेड मॉलिक्यूल से है, और यही वजह है कि कंपनी के जो मार्जिन्स है काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्लोबली टॉप 20 जो इनोवेटर्स है उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दो नहीं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 20 प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनका बहुत अच्छी पकड़ है इस डोमेन में, और यही बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो जो इसका सप्लाई चेन है ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेसिकली दोस्तों। कस्टम मतलब आप एक क्लाइंट के नीड के हिसाब से बनाएंगे। बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल जो क्लाइंट ने रिसर्च किया है उनकी R&D लैब में, ये ग्लोबल इनोवेटर है, इनकी R&D यूनिट्स होती हैं, इनके साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करके नया डिस्कवर करते हैं। लेट्स से उन्होंने नया फंगीसाइड, हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी का जो काम है ये क्लाइंट खुद कर रहे हैं। इसका जो अब आगे डेवलपमेंट है या उसका स्केल अप या मैन्युफैक्चरिंग है डिस्कवरी होने के बाद, ये काम ये PI इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी से कराते हैं। तो यहाँ PI इंडस्ट्रीज आती है कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ ये ग्लोबल इनोवेटर के उनके डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट करती है। फिर उसका अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है और सब कुछ सही जाता है तो उसका स्केल अप करती है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फिर ये PI इंडस्ट्रीज करती है। और बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन्हें प्रोडक्ट दे देती है और वो फिर अपना जैसे चाहे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये CSM बिजनेस हो गया दोस्तों, जिसमें डिस्कवरी क्लाइंट्स कर रहे हैं पर उसका स्केल अप, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग PI इंडस्ट्रीज कर रहा है। ये एक बिजनेस हो गया। दूसरा जो है डोमेस्टिक इनका बिजनेस, जिसमें हमने देखा 60% इन लाइसेंस मॉलिक्यूल से आ रहा है। उसमें ये क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट का कस्टम सिंथेसिस किया ग्लोबल इनोवेटर के मॉलिक्यूल का, उन्हें ये ऑफर भी देते हैं कि आपका जो इंडिया में है उसका जो इवैल्यूएशन और ट्रायल का प्रोसेस है हम कर लेंगे, रेगुलेटरी जो फाइलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन, वो हम कर लेंगे, और क्योंकि हमारा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, रीच बहुत अच्छी है, ये आप हमें करने दीजिए, इसके बजाय हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। बेसिकली ये उनके जो IP प्रोटेक्टेड मॉलिक्यूल है उनसे इन लाइसेंस लेके इंडिया में उनका बिजनेस ये भी सेल करते हैं और रेवेन्यू शेयर कर देते हैं। तो बेसिकली ये दो बिजनेस हो गए दोस्तों। इसके अलावा इनके खुद के भी प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं जेनरिक, पर ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू है वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल से ही आता है। तो ये हो गया दोस्तों बिजनेस। इनके दो ही बिजनेस सेगमेंट है, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग,
और डोमेस्टिक, और ये दोनों एग्रोकेमिकल से ही रिलेटेड हैं। पर आगे कंपनी बहुत चेंजेस कर रही है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी मेजर मैन्युफैक्चरर ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जो R&D और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रेजेंस है, इसमें अगर आप देखेंगे 5 फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है। फॉर्मुलेशन और ये सब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी सिंजीन वगैरह के वीडियोस में बनाया था, तो फॉर्मुलेशन बेसिकली एंड हो गया, जो बनाने के बाद अब आपको उसको सेल करना है। उसके पहले आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि मेन एलिमेंट होता है जिससे कोई भी चीज़ का, जैसे ये एग्रोकेमिकल है, उसका असर होगा, उससे इंसेक्ट किल होते हैं। उसके पहले आता है टेक्निकल ग्रेड केमिकल्स, और उसके पहले आते हैं बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो ये फॉर्मुलेशन से लेके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं दोस्तों। और रॉ मटेरियल ये सोर्स करते हैं बाहर की कंट्रीज से या फिर इंडिया में भी दूसरे वेंडर से। अभी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पे रॉ मटेरियल और टेक्निकल ग्रेड केमिकल सोर्स करने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 4 लोकेशन पे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, बेसिकली गुजरात और राजस्थान में अगर आप देखेंगे 4 डिफरेंट लोकेशन पे, ये 2 स्टेट में। और इसमें अगर आप देखेंगे 5 फॉर्मुलेशन फैसिलिटी इनकी और 14 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। बेसिकली एक ही प्लांट से ये बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स बना सकते हैं, एक ही एग्रोकेमिकल के लिए वो प्लांट यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा इनकी R&D फैसिलिटी जो हमने देखा वो उदयपुर में है, राजस्थान में, जहाँ इनके पास 350 से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते हैं। और यहाँ पे ये नए नए प्रोसेस टेक्नोलॉजी क्या है इंप्रूवमेंट, उस पर फोकस करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन और स्केल अप बेसिकली करते हैं। इसके अलावा न्यूअर केमिस्ट्रीज, न्यू जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज है प्रोसेस, उससे कैसे ये और इफिशिएंट बने, और बेसिकली इंडस्ट्री जो रिवॉल्यूशन हो रही है इंडस्ट्री 4.0 5.0 उसकी तरफ आगे बढ़े, उस पर भी फोकस करते हैं। इसके आगे क्योंकि हमने देखा कंपनी इंडिया में काफ़ी अच्छा इनका रीच है, अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल तो मैन्युफैक्चरिंग जैसा मैंने बताया गुजरात में है मेजरली, और R&D यूनिट इनका राजस्थान में। इसके अलावा इनके ऑफिसेज देखेंगे और रीच जो देखेंगे ऑल ओवर इंडिया है। 4000 चैनल पार्टनर्स है, 70,000 रिटेलर्स है, जिसके तहत ये फिर अपने ये एग्रोकेमिकल्स है ये फार्मर्स को देते हैं। तो फार्मर्स तो रिटेलर से बाय करते हैं, रिटेलर्स को चैनल पार्टनर्स के थ्रू मिलता है, बेसिकली ये सारे चैनल्स के थ्रू इवेंचुअली फार्मर्स तक पहुंचती है। इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस भी है कंपनी का। अगर आप देखेंगे जर्मनी में बेसिकली IP एक्वायर करने के लिए, नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ग्लोबल इनोवेटर्स मेजरली वहाँ है। इसके अलावा जापान में भी इनोवेटर्स हैं, तो वहाँ भी इनका बेसिकली न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऑफिस है। और चाइना में इनका ऑफिस मेजरली दोस्तों बेसिकली जो ये वेंडर से रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं उसकी जो डिपेंडेंसी है सोर्सिंग के लिए, इनका चाइना में ऑफिस है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे 3 लोकेशन में प्रेजेंस है, पर ये अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबली हर कंट्रीज में ग्लोबल इनोवेटर्स को सप्लाई करते हैं। तो वो काम ग्लोबल इनोवेटर्स का है, बेसिकली ये डील करते हैं ग्लोबल इनोवेटर से, वो अपने प्रोडक्ट जहां सेल करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी के मेन बिजनेस के बारे में। चलो आपको थोड़ा आगे बताते हैं इसाग्रो का इंटीग्रेशन। बेसिकली कंपनी ने इसाग्रो का जो एशिया बिजनेस, बेसिकली जो डोमेस्टिक बिजनेस है एशिया का, वो एक्वायर कर लिया था। इसमें 2 पीसेस थी, एक तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स थे उन्होंने PI के साथ मर्ज कर दिया बेसिकली, और उसमें क्योंकि ये कंपनी मेजरली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है, तो यहाँ इन्होंने फोकस किया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव किया जाए। 50% था जब इन्होंने एक्वायर किया था, उसे 80% तक इंप्रूव कर दिया है लेटेस्ट क्वार्टर में। और इसके अलावा बेसिकली इन्होंने सिनर्जीज भी हासिल कर ली अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा के साथ, और नए नए जो प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में थे उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो सेगमेंट था इनका डोमेस्टिक मार्केट प्लेस का, उसे उन्होंने जीवाग्रो के साथ मर्ज कर दिया। जीवाग्रो इनकी खुद की होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके तहत ये हॉर्टिकल्चर पे फोकस करेंगे। अब ये क्या होता है दोस्तों अगर आप पूछेंगे, तो अभी तक ये कंपनी इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स बना रही थी वीट के लिए, राइस के लिए, कॉर्न के लिए, ये सब चीजों के लिए, फार्मिंग के लिए, ट्रेडिशनल फार्म्स के लिए। इसके अलावा ये हॉर्टिकल्चर में फोकस करेंगे, गार्डनिंग के थ्रू जो फार्मिंग होती है फ्लावर्स वगैरह की, उस पे। तो उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक यूनिट बनाया है ताकि ये हॉर्टिकल्चर्स को भी सपोर्ट कर सके, उसके लिए भी नए नए पेस्टिसाइड्स बना सके। तो इसका अगर आप लेटेस्ट स्टेटस देखेंगे तो दोस्तों ये इसका जो मर्जर कंप्लीट हो चुका है, पैन इंडिया सेल की जो परमिशन इन्हें मिल चुकी है, और इन्होंने जीवाग्रो ब्रांड के तहत काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च भी कर दिए हैं। इसमें से 12 को ब्रांडेड है और 2 नए प्रोडक्ट्स इनके खुद भी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसाग्रो के इंटीग्रेशन से इन्हें मैन्युफैक्चरिंग एसेट मिले, और इसके अलावा एक नया ब्रांड भी मिल गया इन्हें, जिसके तहत ये पूरा फोकस करेंगे हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में। तो कंपनी थोड़ी डाइवर्सिफाई हुई है नॉर्मल फार्मिंग से हॉर्टिकल्चर्स को भी सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी तो एग्रोकेमिकल में है दोस्तों, पर एग्रोकेमिकल अगर आप देखेंगे जो इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है उसका एक पार्ट है, एग्रोकेमिकल एक पार्ट है। इसमें और भी केमिकल्स आते हैं, फार्मा रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे। तो जो इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है दोस्तों, इसका अगर मार्केट साइज देखेंगे तो 2019 में $32 बिलियन का था, जो कि 2025 में $64 बिलियन होने की उम्मीद है। इसमें से अगर आप देखेंगे 2020 में अराउंड में अगर आप देखेंगे जो क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट था एग्रोकेमिकल, जिस पे कंपनी अभी तक फोकस थी पूरी तरह, वो $2.1 बिलियन का था। तो ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट काफी बड़ा है। ग्लोबल मार्केट देखेंगे दोस्तों तो 610 बिलियन हुआ करता था 2015 में, और उम्मीद है 2025 तक ये 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा।
तो जो ये सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल का काफ़ी बड़ा है और मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कंपनी का फोकस अभी तक मेजर एग्रोकेमिकल्स पे रहा है, पर ये आगे भी और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं एडजेसेंट केमिकल्स में, जो कि फार्मा में यूज़ हो सके, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सके। तो उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा आगे। तो इसमें इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्हें क्या फ़ायदा है? तो इंडिया आप देखेंगे दोस्तों तो केमिकल्स में काफ़ी अच्छा प्लेयर है और ये ग्लोबल एक्सपोर्ट में उभर के आ रहा है, और काफ़ी जो ग्लोबल इनोवेटर्स है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, पेटेंटेड भी, नॉन पेटेंटेड भी। और इंडिया की जो कुछ सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स है उसमें लीडरशिप भी है, कॉस्ट इफिशिएंट भी है, तो यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस भी है और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो चाइना पे डिपेंडेंसी थी अब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे बड़े प्लेयर्स से, तो वो इंडिया को बिजनेस और भी ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री पे भी अब आगे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे, तो इसमें जो कंपनीज आगे होंगी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के तहत अगर आप देखेंगे चाइना में काफ़ी केमिकल प्लांट्स बैन हुए हैं, बंद हुए हैं, जिसका फायदा इंडिया को हुआ है। इसमें पीआई को क्या एडवांटेज है, क्योंकि ये भी इंडियन प्लेयर है तो इसे ये सब एडवांटेज है। इसके अलावा पीआई क्या कहे दोस्तों कि इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, आईपी प्रोटेक्शन ये ऑनर करते हैं और ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, तो ये एक मेजर एडवांटेज है पीआई के लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे अगर आप देखेंगे एग्रोकेमिकल कंपनीज से। और इसके अलावा कंपनी ने टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रूवन है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का, और पूरा कंट्रोल होता है इनका स्केल अप से लेके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। तो पीआई यहाँ काफ़ी वेल पॉइज्ड है ये पूरी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए। तो इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल काफ़ी बड़ी है और पीआई का फोकस है कि इसे टारगेट किया जाए, बस एग्रोकेमिकल पे फोकस नहीं किया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 2000 करोड़ का QIP किया था, जिसमें वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 2000 करोड़ रेस किए थे और उसका यूटिलाइजेशन इन्होंने 1500 करोड़ कर लिया। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आपको। उसके पहले इनका रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी क्योंकि केमिकल्स बनाती है तो केमिकल में जैसा मैंने बताया आपको कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन पे कंपनी का फोकस रहता है। तो 21 में अगर आप देखेंगे डेटा तो 73% 74% इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट से आया है, 24% फॉर्मुलेशन से आया और बाकी 2% अदर्स केमिकल स्पेशलिटी केमिकल से आया। अगर ये पिछले साल जाएंगे तो 76% था एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशन 22 और अदर्स 0.7। तो अदर्स का ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें। वहाँ फार्मा और कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा रेवेन्यू जोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया में से इनका रेवेन्यू 27.4% आ रहा है, एशिया से 20%, इसमें इंडिया एक्सक्लूडेड है, और नॉर्थ अमेरिका से 34%। तो इनका जो मेजर अगर आप देखेंगे एशिया और नॉर्थ अमेरिका ही है। इसके अलावा यूरोप से 7.4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% आता है। सिमिलरली लास्ट ईयर अगर आप जाएंगे दोस्तों तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इंडिया से 26%, एशिया 25%, नॉर्थ अमेरिका 35%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और एशिया इनके लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। यूरोप से भी इनका कंट्रीब्यूशन डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल का जो ग्रोथ आया था इनका अगर आप देखेंगे तो एग्रोकेमिकल का जो डोमेस्टिक बिजनेस था उसमें 25% का ग्रोथ आया था, कोविड के बावजूद, बहुत अच्छी चीज़ थी। और उसकी मेजर वजह रही थी कि जो लोकल प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ था कस्टम सिंथेसिस में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अच्छी हुई थी, और इसके अलावा जो नए 4 मॉलिक्यूल कमर्शलाइज किए थे उनकी वजह से भी इन्हें एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने मिला था। तो ये हो गया रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। आगे और देखेंगे कि पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है इनका। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या हो रहा है, कंपनी का गाइडेंस है, कंपनी का मानना है कि अभी तक तो अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा। इसका रीज़न है कि मानसून सीजन अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंपनी नए 3 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, जिससे इनकी जो राइस, कॉटन और हॉर्टिकल्चर जो नया सेगमेंट है इनका, इसमें इनकी जो पोजीशन है वो और मजबूत होगी। और अगर आप देखेंगे ये जो सेगमेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो किसी एक के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, ऐसे 8-10% सबके पास मार्केट शेयर है। तो ये डोमेस्टिक में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी अच्छा है। पर कंपनी कहाँ से डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि ये लाइसेंस IP प्रोटेक्टेड चीज़ें सेल करते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएटर होता है इनके लिए। CSM जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जहाँ पे R&D बहुत लगता है, वहाँ पे भी ये R&D करके 6 नए मॉलिक्यूल्स प्लान कर रहे हैं इस साल कमर्शलाइज करने का, जिसमें 3 अगर आप देखेंगे ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है। तो यहाँ नए नए मॉलिक्यूल्स भी ये कमर्शलाइज करते रहें। इसके अलावा जो CSM है जिसमें इन्हें क्लाइंट से ऑर्डर मिलते हैं, वो ऑर्डर बुक इन्हें पहले ही विजिबिलिटी मिल जाती है। तो अगर अभी आप देखेंगे इनके पास $1.5 बिलियन का ऑर्डर बुक है जो अगले 3 साल में इन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो जो CSM बिजनेस है इसमें इनको बहुत अच्छी विजिबिलिटी रहती है, तो उस हिसाब से फिर वो कैपेक्स प्लान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप कर सकते हैं उन ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ एक फिक्स बिजनेस मॉडल मिल जाता है कंपनी के लिए, जो कि बहुत अच्छा होता है किसी भी बिजनेस के लिए, कि जहाँ आपको अर्निंग की विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर हो। तो ये CSM बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ
कि इन्होंने 2000 करोड़ का जो QIP किया था उसमें से 1500 करोड़ से इन्होंने इंडियन स्विफ्ट लेबोरेटरी लिमिटेड का जो API बिजनेस है और इंटरमीडिएट का बिजनेस है वो एक्वायर कर लिया है। ये एक्विजिशन से कंपनी फार्मा सेगमेंट में एंटर कर गई है। कंपनी का काफ़ी टाइम से प्लान था कि फार्मा सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग साइड पर एंटर किया जाए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ISLL की जो API बिजनेस इन्होंने एक्वायर की है वो जेनरिक APIs है, इनकी तरह पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम ये लगता है, क्योंकि फार्मा में एंट्री ज़रूर मिली इन्हें, पर इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इनका, क्योंकि ये जेनरिक्स बिजनेस में घुस रहे हैं, इसमें मार्जिन इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। और दूसरा, ये जो कंपनी एक्वायर की है इसका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो कंपनी का एम है कि अगले 18 महीनों में ये पहले तो इसका वर्किंग कैपिटल सही करे, कम वर्किंग कैपिटल पे लाए और इसका जो एसेट यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव करे। और इसके साथ साथ पैरेलली ये फोकस करे कि कैसे ये यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ें कर सके, डीवीज लेबोरेटरी जैसे ये बेसिकली काम कर सके। अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, पर ये सब होने में बहुत टाइम लगेगा। और मुझे लगता है ये सब की वजह से कंपनी का जो रिटर्न्स है, ROE नंबर इम्पैक्ट होगा अगले कुछ सालों में। और फार्मा बिजनेस दोस्तों आप जानते हैं बहुत रेगुलेटेड होता है, तो यहाँ डिफ़िकल्टीज अलग होगी, पूरा सेटअप करना पड़ेगा इन्हें। हालांकि केमिकल्स ही है पर ये बिज़नेस थोड़ा अलग है। इसके अलावा कंपनी आप जानते हैं R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इनके खुद के जो R&D है उसकी वजह से इन्होंने एक नॉवेल फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी इन्होंने बेसिकली प्रॉमिसिंग लीड्स मिल गई है इन्हें, जिसका पोटेंशियल साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो इनकी खुद की R&D भी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली रिजल्ट हमें देखने मिल सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी का अगर ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो ऑर्गेनिक ग्रोथ तो है ही, इनऑर्गेनिक भी काफ़ी कर रही है। इस ग्रोथ से इन्होंने बेसिकली हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया। अब ये API बिजनेस एक्वायर करके फार्मा में एंटर कर रहे हैं, तो एडजेसेंस ये केमिकल्स में पूरी मास्टरी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और वहाँ अपना ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं। और कंपनी का मानना है कि FY20 में और 22 में बेसिकली 15% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ ये कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस। चलिए देखते हैं अभी ट्रेड कैसे हो रही है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, मैनेजमेंट वगैरह हमें अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा और एक्सपांड कर रहे हैं फार्मा में, तो अब रेवेन्यू मल्टीफोल्ड होगा, बढ़ जाएगा, नए बिजनेस एक्विजिशन किए, ये सब हुआ है। पर मेट्रिक्स इंपैक्ट होंगे जैसे कि ROE वगैरह। तो अभी अगर आप देखेंगे ROE इसकी 22% की, ROE 18.5, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इसका रीज़न है पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स। मार्केट कैप इसका देखेंगे दोस्तों तो 51,000 करोड़ का है, और इसका रेवेन्यू देखेंगे पिछले साल का 5,000। तो मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे 10 का है, बहुत हाई है। पर हम जैसे जानते हैं QIP रेस किया है, API बिजनेस एक्वायर किया है, उससे भी कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा हमें कम लगेगा आगे। PE वगैरह भी देखेंगे तो काफ़ी हाई है दोस्तों। कंपनी का ग्राफ बहुत बेहतरीन, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। होपफुली अगर पहले हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करता तो हम काफ़ी अमीर हो चुके होते। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट नंबर, डिसेंट ग्रोथ देखने हमें मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे एवरी क्वार्टर 228 करोड़ का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा डिप जरूर देखने मिला था दिसंबर क्वार्टर से हमें, इसकी रीज़न यही थी कोविड का इम्पैक्ट से डोमेस्टिक बिजनेस इनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है Q1 का। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली का अगर ट्रेंड देखेंगे 2010 में दोस्तों 500 करोड़ की रेवेन्यू हुआ करती थी, अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 10x का ग्रोथ हो गया इस कंपनी का। और इसमें अगर आप देखेंगे 4,500 करोड़ 4,700 करोड़ की जो रेवेन्यू, इसमें ऑलमोस्ट 9,070 9,080 हज़ार करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे दोस्तों इस कंपनी का बहुत अच्छा है। रीज़न सिंपल है, पेटेंटेड मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये, तो मार्जिन इनके गेम बहुत अच्छा है, जो मुझे लगता है फार्मा से इम्पैक्ट होगा। और ये मार्जिन जो नंबर्स है ROE नंबर ज़रूर इम्पैक्ट होंगे। तो ओवरऑल रेवेन्यू तो ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि नया बिजनेस मिल रहा है। प्रमोटर्स देखेंगे दोस्तों, रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक कम की है, FIIs ने स्टेक बढ़ाई है, DIIs ने भी स्टेक बढ़ाई है, और पब्लिक स्टेक अगर आप देखेंगे थोड़ी ज़रूर कम हुई है। तो ये सब ओवरऑल हमें देखने के बाद दोस्तों कंपनी में क्या समझ में आता है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ जो हम मैनेजमेंट देखते हैं टॉप नॉच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर आप देखें दोस्तों तो ये कंपनी पैसे तो बहुत अच्छी चीज़ों से बना रही है, कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना दोस्तों, जो इनऑर्गेनिक में ये फार्मा में स्पेस में एंटर किए हैं, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में इनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छा है कंपनी, और कंपनी को वो जो फार्मा है उसको ऐसे कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है तो दोस्तों कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन है, पर शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ा हमें मौका दे सकती है अच्छे लेवल पे बाय करने के लिए। और वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हैं प्राइस टू सेल 10x का है, जो अभी हमें लग रहा है क्योंकि जो नया API बिजनेस एक्वायर किया वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, पर ये इतना ज़्यादा नहीं लगेगा।
पर ओवरऑल फिर भी देखेंगे दोस्तों तो वो सब फैक्टर करने के बाद वैल्यूएशन इस कंपनी के ज़रूर एक्सट्रीम एंड पे है और ये कंपनी डिज़र्व करती है क्योंकि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंपनी ने कैपिटल एलोकेशन बहुत अच्छे से किए और कंपनी ने डेट लेने के बजाय QIP किया और उससे नए बिज़नेस में एंटर कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो नए बिज़नेस के सेटअप में ज़रूर टाइम लगेगा। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ये कंपनी अगर मैं एस्टेक से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी क्योंकि पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं और वो बिज़नेस मिलना इतना आसान नहीं है और वो बिज़नेस मिल जाता है तो आप उसमें विजिबिलिटी अच्छी है और वो बिज़नेस से आपको जल्दी क्लाइंट्स आपको वो बिज़नेस बंद नहीं करता क्योंकि उसका जो पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ वो आपके साथ करता है, तो वो सब बदलना इतना आसान नहीं होता। तो एग्ज़िट बैरियर बेसिकली बोल सकते हैं कि इस बिज़नेस में काफ़ी हाई है, सिमिलरली एंट्री बैरियर भी हाई है। तो एस्टेक जैसी कंपनी को पेटेंटेड में आने काफ़ी इतना आसान नहीं होगा, ज़रूर उनके पास गोदरेज की बैकिंग है तो इसमें आ सकते हैं, पर हम थोड़ा ट्रैक करेंगे। ओवरऑल अगर मैं दोनों में देखूँ दोस्तों तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है और उसका रीज़न भी वही है कि वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स पे काम करता है। इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है क्योंकि ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स पे काम करता है। तो ओवरऑल मुझे अभी दोस्तों थोड़ा बोलूँ तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है इसका, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसे अभी बाय करने के लिए, पर कंपनी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। तो मैं थोड़ा और ट्रैक करूँगा और आपको कम्युनिटी पेज पे ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि क्या डिसाइड किया है कि एस्टेक्स में इन्वेस्ट किया जाए या PI में। अगर आपने PI में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है दोस्तों तो आप इन्वेस्टेड रहिए, SIP अगर आप इसमें कर रहे हैं तो करते रहिए क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले सालों में और भी ज़्यादा इनका बिजनेस ग्रोथ होगा। रीज़न सिंपल है, चाइना से भी बिजनेस जो ग्लोबल इनोवेटर का है अब इन्हें मिलने वाला है, तो सब कुछ इनके फेवर में जा रहा है। वैल्यूएशन जरूर हाई है, पर अगर आपकी एंट्री लो पे हुई है या इवन लास्ट ईयर भी हुई है, पिछले 6 महीने 7 महीने में हुई है, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और कंपनी ये होल्ड करने वाली कंपनी, लॉन्ग टर्म कंपनी है। एस्टेक अभी ये लेवल पे नहीं पहुंचा है, उसे पहुंचने में टाइम लगेगा, उसे भी हम ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे क्या वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल में एंट्री कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो फिर वो भी बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा हमें बाय करने के लिए, पोर्टफोलियो में रखने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल दोस्तों ये रहा मेरा एनालिसिस PI इंडस्ट्री के लिए। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये एनालिसिस कैसा लगा और आपको वीडियोस अगर हमारे पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियोस और भी लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप हमें कमेंट्स में बताएं आप कौन सी कंपनी चाहते हैं हम कवर करें एनालिसिस में। थैंक यू।